ओके, सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, यानी किस पेड़ को काटे, क्या प्रोसीजर है, कितना आसान काम है, टफ काम है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत जायफ पटेल ने लिखी है। ठीक है, और इसके कुछ वर्ड्स हैं वो पहले से ही देख लेते हैं। ठीक है, ताकि जहां पर आएंगे तो कंफ्यूजन न रहे। जैब का मतलब होता है सडन रफ ब्लो, किसी चीज को अचानक से टक्कर मारना, अचानक से काटना, जैसे हथौड़े से अचानक से अटैक करना, उसको जैब बोलते हैं। ठीक है, अगला है लेप्रस हाइड, दैट मीन्स जिस जो छाल है वो डिसकलर्ड है, यानी बिना कलर की। बार्क का मतलब किसी पेड़ का जो आउटर कवरेज होता है उसको छाल बोलते हैं, बार्क। डिसकलर्ड होती है तो उसको लेप्रस हाइड, उसके लिए टर्म यूज किया गया है पोएटिक डिवाइस के जैसे। ठीक है, जैसे जैसे अभी आगे पता चलेगा, वेलवेट बहुत बार पैरों के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह लेप्रस हाइड एक तरह से स्किन, हाइड का मतलब एक्चुअल तो स्किन होता है। ठीक है, और लेप्रस का मतलब होता है लेप्रोसी, यानी जिसकी स्किन बहुत गंदी सी हो जाए, लेकिन वो तो इंसानों की होती है स्किन, पेड़ की तो बार्क होती है ना। तो इसी लेप्रस हाइड को एज अ सिनोनिम यूज किया है डिसकलर्ड बार्क के लिए, कि दिखने में जो बार्क अच्छी ना लगे, खुरदुरी लगे। हैक, हैक का मतलब होता है किसी चीज को रफली काटना, हैवी, ऐसे हथौड़ा मार के, क्योंकि जो शार्प ब्लो तो आप काटोगे तो कोई चीज फाइनली कटेगी ना, अगर शार्प नाइफ से काटोगे तो अच्छे से कटेगी। हैक का मतलब होता है रफली काटना। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार हमारे पास में नाइफ नहीं होता है और हम चम्मच से ही काटने की कोशिश करते हैं जब पिज्जा वगैरह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैक कर रहे होते हैं ना। एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग का मतलब होता है एक चीज को जड़ से पकड़ना। ठीक है, अच्छे से उसको होल्ड करना। तो एंकरिंग अर्थ अगर यूज हुआ है तो मतलब अर्थ को अच्छे से होल्ड किया हुआ। ठीक है, ओके। अगला है स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग अप ऑफ लीफ। स्कॉर्चिंग वैसे तो ड्यू टू हीट होता है, तो जब मॉइस्चर पूरा उड़ जाता है और ट्री सूखने लगता है तो उसको स्कॉर्चिंग और चोकिंग दो टर्म हुआ है। चोकिंग जनरली मरने के लिए यूज होता है, दम घुटने के लिए यूज होता है चोकिंग। स्कॉर्चिंग बहुत ज्यादा हीट के लिए यूज होता है, लेकिन इन दोनों को मिला के एक टर्म यूज यहाँ पर किया है और उसका अलग ही मीनिंग लिया गया है। तो स्कॉर्चिंग का मतलब यहाँ पर लिया गया है एक्सेसिव डेथ, और चोकिंग का मतलब भी डेथ लिया गया है। ठीक है, तो स्कॉर्चिंग का मतलब यहाँ पर ड्राइड, ऐसे तो हीट होता है लेकिन ड्राइड, और चोकिंग का मतलब डेथ। ठीक है, ये इस पोएम में इन टर्म्स के मतलब है। क्लियर है सभी को? चलो यस मैम। आगे चलते हैं, फिर अब शुरू से शुरू करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। किसी भी पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है। ठीक है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। ठीक है, ये यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस पेड़ को तुरंत एक हथौड़ा मार के या कुल्हाड़ी मार के काट रहे हो, एक्चुअली वो उतने कम टाइम की मेहनत तुमने बर्बाद नहीं करी है, तुमने बहुत लंबे टाइम की मेहनत बर्बाद की है। ये पोइट कहना चाह रहे हैं, क्योंकि काटने में तो 5 ही 10 मिनट लगते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये काम 5 मिनट का खराब हुआ है, लेकिन तुमने तकरीबन 15-20 सालों का काम खराब किया है। वो ये बताएगा पोएम के थ्रू, कैसे कि, तो इसीलिए उसने आयरॉनिकली बोला है कि एक पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है। क्यों? केवल ये एक हथौड़े से एक बार काटने का, एक बार जैब यानी स्ट्राइक करने का काम नहीं है। विल डू इट, यानी एक बार नाइफ के काटने भर से पेड़ नहीं मरेगा। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। एट द सेम टाइम ऊपर की दो लाइन ट्री की स्ट्रेंथ को भी दिखाती है ना, कि कोई स्ट्रॉन्ग ट्री होगा तो केवल एक बार हथौड़ा मारने से वो नहीं गिरेगा। ठीक है, तो पहले की दो लाइन का ये भी मतलब है कि एक कोई स्ट्रॉन्ग ट्री है, एक तो उसने इतना कुछ अपने अंदर लिया है अर्थ से। ठीक है, तो उतने लंबे टाइम की मेहनत वेस्ट हो रही है, और दूसरा स्ट्रॉन्ग ट्री है तो केवल एक प्रहार से नहीं मरेगा। ठीक है, तो अब शुरू से शुरू करते हैं। एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है, केवल एक हथौड़ा मारना काफी नहीं है। ये बहुत धीरे धीरे बड़ा हुआ है। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, और बड़ा होते होते इसने अर्थ के मटेरियल्स को कंज्यूम किया है, उसको खा करके बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, उससे बाहर निकला है। राइजिंग आउट ऑफ मतलब कि अर्थ को चीर कर ही तो पेड़ बाहर निकलता है, तो अर्थ उससे बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और अर्थ की जो क्रस्ट होती है उस पे फीड अपॉन किया है, उसको खाया है पेड़ ने, है ना। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट,
बरसों की सनलाइट को इसने एब्जॉर्व किया है, एयर को इसने ब्रीद किया है, वाटर लिया है, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, और जो इसकी खुरदुरी छाल दिख रही है तुम्हें, उसमें से स्प्राउटिंग लीव्स, उसमें से पत्ते निकले हैं। समझ गए? तो ये पेड़ इतना आसान नहीं है इसे मारना, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है, ऐसा बोल रहा है। और मारोगे तो बहुत बड़ी मेहनत का काम है, बहुत सालों की मेहनत बर्बाद होगी। ठीक है, अगला, सो हैक एंड चॉप। तो हैक का मतलब अभी बोला था, मैम रफली काटना। रफली काटो, यानी बार बार हथौड़ा मारो। शार्प नाइफ होता है तो एक बार में सट 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 सब काम तमाम। वो बोल रहा है बार बार हैक करो, यानी मतलब क्लियर कट नहीं, बस हथौड़े ऐसे मारते जाओ एंड चॉप, और चॉप करो। हैक एंड चॉप यानी लगे रहो और काटते रहो, क्योंकि क्लियर तो कटता नहीं है ना पेड़, देखा है कभी? पहला ऊपर हथौड़ा, अगला हथौड़ा नीचे, फिर थोड़ा और नीचे, कोई क्लियर कट तो होता नहीं पेड़ काटते हुए। तो बोल रहा है हैक, तो इसीलिए जो अनक्लियर कट है उसको जारी रखो, और चॉप का मतलब काटते रहो। हैक का मतलब अनक्लियर मारो, और हॉप चॉप का मतलब काटते रहो। बट दिस अलोन वोंट डू इट, और इतना करने पे भी नहीं होगा। क्यों? नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतनी मेहनत करने में भी नहीं होगा। कोई कहे कि पेड़ काटो लेकिन तुमसे कटेगा ही नहीं, ये वही बात है कि नॉट सो मच पेन, और तुम इतना पेन उठा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। और दूसरा, जो पेन पेड़ को हो रहा है उससे भी कुछ नहीं होगा उसका। क्यों नहीं होगा? द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क तो खैर एक टर्म यूज हुआ है दिखाने के लिए कि पेड़ को भी दर्द हो रहा है, खून तो निकलता नहीं है पेड़ से। ब्लीडिंग बार्क का मतलब है हथौड़ा जहां मार रहे हो अगर पूरा नहीं काट पाए तो वो पेड़ अपने आप हील हो जाएगा। करेक्ट? पेड़ को काटो तो पूरा काटना पड़ता है, अगर जड़ भी छोड़ दी तो वापस उगाती है वो, है ना? तो बोल रहे थे कि नॉट सो मच पेन विल डू, जितना तुमने अभी मारा है उससे कुछ होगा नहीं पेड़ का। क्यों? क्योंकि जो उसकी ब्लीडिंग बार्क है वो हील हो जाएगी, वो वापस खड़ा हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड, और जमीन से खड़ा होगा वो वापस से, क्योंकि पेड़ है वो। एंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, और फिर से उसकी करली छोटी छोटी टहनियां उगने लगेंगी। यानी वो ये बोल रहा है कि पेड़ के अंदर ताकत है अपने आप को दोबारा जन्म देने की, तो एक आधे हथौड़े से उसका कुछ नहीं होगा। मिनिएचर बो, छोटे छोटे पेड़ अगल बगल निकल आएंगे। विच इफ अनचेक्ड, और अगर तुमने उन्हें नहीं रोका, विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज, तो वो फिर से उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा पेड़ तुम काटने की अभी कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो? तो पेड़ को समझो यहाँ एक ढीठ इंसान, ढंग से उसको ठुकाई की जरूरत है। थोड़ा बहुत भी अगर ढीला छोड़ दिया तो वो वापस उतना ही शैतान हो जाएगा जितना वो है। क्या कहते हो? अग्री? यस मैम। तो इसी तरह से पोएट बोल रहा है। एक तरह से वो ये भी बताना, पेड़ को दिखाना चाह रहा है कि पेड़ कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक तरह से मैसेज ये भी है कि हमें नहीं काटना चाहिए, और दूसरी तरह से मैसेज ये भी है कि तुम कितने छोटे हो पेड़ के सामने, कि तुम थोड़ा बहुत हथौड़ा मारो उससे उसका कुछ होना नहीं है। नो। फिर उसने बोला कि इतने भर से इसलिए कुछ नहीं होगा। पहले तो उसने बोला कि एक हथौड़े से कुछ नहीं होगा, फिर वो कह रहा है कि तुम हैक करो, चॉप करो, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लीडिंग बार्क है वो फिर से उगाएगी, छोटी टहनियां फिर से निकलेंगी, पेड़ फिर से बड़ा हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? तो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जो उसकी जड़ है उसको निकालना पड़ेगा। पुल आउट का मतलब खींचना बाहर की तरफ। तो उसकी जो जड़ है दैट हैज टू बी पुल्ड आउट, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकालना पड़ेगा? आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग मतलब वो जो जमीन को जकड़े हुए उसकी जड़ें बैठी हैं, उन जड़ों को उखाड़ना पड़ेगा तुमको। समझ गए? तो वो बोल रहा है वो पेड़ जिसको तुम काटने की कोशिश कर रहे हो इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। थर्ड पैरा में पोएट कहता है उसको जड़ खोदना पड़ेगा, जड़ को निकालना पड़ेगा। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, और इसीलिए तुमको पेड़ पे रस्सी बांधनी पड़ेगी, उसको बांधना पड़ेगा रस्सी को, और फिर उस रस्सी को खींच के
बाहर निकालना पड़ेगा। पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। पुल्ड आउट का मतलब ढंग से खींचना पड़ेगा, स्नैप आउट का मतलब है निकाल के फेंकना पड़ेगा। समझ गए? स्नैप आउट एक तरह से किसी को उखाड़ के मार फेंकने के लिए होता है ना। तो किसी को खुश तो होगा नहीं पेड़, तो स्नैप आउट का Yes, मतलब किसी को मार के उखाड़ने के लिए, तो किसी को दुखी करके बर्बाद करके उसको मारना पड़ेगा। तो पुल आउट का मतलब है खींचना पड़ेगा, स्नैप आउट का मतलब है उसको मारना पड़ेगा तुमको खींच कर। फिर क्या होगा? और पुल्ड आउट एंटायरली, और उसे पूरी तरह खींचना होगा, पूरी तरह बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जमीन के अंदर पेड़ ने ये जो एंकरिंग की हुई है, और एंकरिंग जिस केव में की है उसको इस पूरी केव से तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा, यानी जड़ समेत, पेड़ की गुफा समेत बाहर निकालना पड़ेगा। वो जमीन के अंदर है ना पेड़, तो एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि ट्री की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, वो roots. रूट, वो एक्सपोज हो जाएगी, यानी वो बाहर निकल आएगी। द सोर्स, जो ट्री का सोर्स है, जो वाइट होता है, वेट होता है, देखा है जड़े जो वाइट कलर की है, जो वेट है, और जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है जैसे इंसान का दिल, उसी तरह जो पेड़ की जड़ है, जो हिडन है, सदियां कहिए सालों से अर्थ के अंदर, जब वो बाहर निकलेगी, एक्सपोज्ड हो जाएगी, तब तुम्हारा काम बन पाएगा। ठीक है? देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, फिर तो बचा ही क्या है, फिर तो इट्स जस्ट अ मैटर। कौन सा मैटर है, जैसे बोलते नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़े टाइम की बात है। वैसे ही अब बस तुमने कर लिया है, अब बचा है केवल पेड़ का सूखना और उसका मरना। समझ गए? अगर जड़ बाहर निकाल लोगे तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, उसका मरना और उसका ड्राई होना बचा है, इन द सन एंड द एयर। यानी जब पेड़ जड़ से बाहर निकल आएगी तो क्या हो जाएगा, उसको पानी का सिस्टम नहीं मिलेगा अंदर से न्यूट्रिशन के लिए। देन व्हाट विल हैपन, इन द प्रेजेंस ऑफ सन द ट्री विल ड्राई। तो वही बोला है कि प्रेजेंस ऑफ सन में जो ट्री है वो सूख जाएगा, और एयर से वो चोक हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन तो ले नहीं सकता, अब तो मर गया है। उसकी फिर ब्राउनिंग हो जाएगी, भूरा होने लगेगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्टिंग, वेदरिंग, और धीरे धीरे वो मुड़ने लगेगा। वेदरिंग का मतलब है वो खत्म होने लगेगा। एंड देन इट इज डन, और तब जाकर पेड़ मरेगा। आ गया समझ? yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही सिंपल पोएम है, एक एक लाइन पढ़ ली है। ठीक है? तो कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री? No, कर ma'am. लेंगे, No, क्योंकि हम ma'am. डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं कि इसका आंसर इसमें लिखा हुआ, हम कर लेंगे। ठीक है? जो बोलोगे नहीं कर पाएंगे वो बता देंगे। हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू फुल साइज? ये एयर, वाटर और ईयर्स ऑफ सनलाइट को Yes, लेके ma'am. कर लेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार? बताया है मैंने। मैम की ट्री को पेन होता है। When you cut the tree, it feels pain. Abruptly. So for that the term bleeding bark is used. And एक और चीज है, when we cut the bark, when we cut the tree, a liquid gum comes outside. Correct? That also we can say it is used for bleeding bark. दोनों मतलब लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैं ये नहीं पता कि ये नहीं पता, सब पता है। The poet says no in the beginning of the third stanza. What does it mean by this no? थर्ड स्टैंजा में नो बोला है पोएट ने। नो द रूट इज टू बी, तो पोएट क्या कहना चाह रहा है, दैट ओनली वन जैब ऑफ नाइफ और दी और दी हैकिंग एंड चॉपिंग विल नॉट डू, इट्स रूट हैज टू बी पुल्ड आउट इफ यू वांट टू किल अ ट्री प्रॉपर्ली, है ना। तो ये बोल रहा है नो, इसीलिए पोएट। ठीक है? अगला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ? एंकरिंग अर्थ का क्या मतलब है? एन अर्थ केव। तो अर्थ केव is a deepened place, deepened area where the roots of the tree is lying, है ना, inside the earth. And anchoring earth means the roots of the tree are grasping the mother earth with a great strength, है ना, उनके अंदर की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रूट्स की जो ग्रिप है दैट इज so strong with the earth, that has been shown by the word anchoring earth। कर लोगे? Yes, ma'am. ये पकड़ा हुआ है उन्होंने। What does he mean by strength of the tree exposed? When the tree is pulled out, इसकी जो roots हैं they are out open in the air and its
strength is exposed because the real strength or life of a tree is actually root. So when the root itself is in the air, then what is the point of its life? Because its life is now lying naked and it is about to die, because the root is always underground, correct? It cannot survive out in open, correct? उसका कांटेक्ट अर्थ से टूट गया है और अर्थ ही है जो उसको न्यूट्रिशन वाटर एंड एवरीथिंग गिव्स. सो इफ इट इज नॉट देयर ओनली, तो रूट जो उसका मेन पार्ट है वो तो मर ही जाएगा, है ना? व्हाट फाइनली किल्स अ ट्री? कर ही लोगे, ठीक है? पुलिंग आउट, है ना? ओके, ये वाली भी करनी है क्या? ट्रीज, आई डोंट थिंक ये है. मैम ये तो नहीं लिखी. ठीक है, तो ऑन किलिंग ट्री ही है. अगली पोएम का नाम बताओ जरा. द स्नेक ट्राइंग. द स्नेक ट्राइंग. मुझे लिटरेचर में सबसे ज्यादा पसंद है पोएम. पूरी इंग्लिश में इनफैक्ट सबसे ज्यादा पसंद है मुझे पोएम, बिकॉज वो बहुत छोटी होती है, क्रिएटिव होती है, बिकॉज वर्ड्स के कुछ अलग मतलब होते हैं, जैसे ब्लीडिंग बात था अभी, और बोर नहीं करती है, ठीक है? ओके, लैंग्वेज से कुछ बेटर है, कुछ सिखाती है. चलो, सो यहाँ पर क्या है? पोएम का नाम है, पोएम का नाम है स्नेक ट्राइंग. तो मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज अ फियरसम सिंबल ऑफ डेथ, करेक्ट? Yes, ma'am. बहुत सारे लोग Yes, स्नेक का ma'am. नाम सुनते ही उनको ऐसे कपकपी छूटती है, अरे बाप रे क्या नाम ले दिया, यही टाइम मिला रात में आ जाएगा मेरे कमरे में, है ना? बट मैम मैंने तो देखा भी था. देखा ना, हम लोग पोएम Yes, खत्म कर ma'am. लेना, फिर करेंगे स्नेक्स की बातें, ठीक है? मुझे बहुत Yes, ma'am. अट्रैक्ट करती है स्नेक्स की बातें, ठीक है? बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम. लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो ह्यूमन से बड़ा कोई प्रेडेटर नहीं है, करेक्ट? रैबिट, ग्रास के बाद ग्रासहॉपर और रैबिट से शुरू होती है कहानी फूड वेब की. सबसे बड़ा प्रेडेटर है ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन ईट्स लिटरली एवरीथिंग, है ना? ओमनीवोरस एनिमल्स हैं, हम तो सभी कुछ खाते हैं. तो हम, अगर हम बात की जाए तो टाइगर भी उतना बड़ा प्रेडेटर नहीं है, क्योंकि वो कम से कम घास तो छोड़ देता है. हम तो घास भी खा लेते हैं और एनिमल भी खा लेते हैं, है ना? तो हम उससे भी बड़े प्रेडेटर हुए, ठीक है? लेकिन चलो बात करते हैं स्नेक की, कि स्नेक जिसको हम प्रेडेटर क्या, जिसको हम डेथ का सिंबल मानते हैं, बहुत डरते हैं, वो एक्चुअली कैसे विक्टिम है ये है. इसमें एक ही वर्ड टफ है, उसका नाम है रीड्स. रीड्स का मतलब होता है दलदली एरिया वाले प्लांट, समझ गए? कभी देखा है दलदल में ऐसे पत्ते पत्ते वाले मोटे थिक स्टेम वाले प्लांट होते हैं, हल्के से रोए रोए उनके बाहर निकले होते हैं, देखा है कभी? नहीं Yes, देखा तो ma'am. फोटो में देखना. Yes, दलदल में ma'am. छोटे छोटे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको मार्श प्लांट बोलते हैं, ठीक है? तो रीड उन्हीं का मतलब होता है. इसमें रीड और घास में वीड बराबरी, ठीक है? पानी में रीड और घास में वीड. वीड का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल बड़े प्लांट्स के साथ Unwanted plants. छोटे मोटे अनवांटेड प्लांट होते हैं, उसको वीड बोलते हैं ना. उसी तरह रीड है. रीड क्या है? एक मार्शलैंड वाले वाटरी एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं. एक तरह से तुम दलदल को भी रीड कह सकते हो, बट स्पेसिफिकली फॉर द प्लांट्स और स्टेम्स के लिए रीड यूज होता है, और कोई वर्ड ज्यादा है नहीं, ठीक है? सो द स्नेक ट्राइंग, स्नेक ट्राई कर रहा है. क्या ट्राई कर रहा है? टू स्केप, भागने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? मैं रहूं या ना रहूं, बट मेरी बात याद रखना, जब भी कभी पोएम पढ़ो तो हमेशा दो दो तीन तीन वर्ड के ग्रुप पे पढ़ो. पूरी पोएम एक साथ पढ़ो कभी समझ नहीं आएगी, ठीक है? तो स्नेक ट्राइंग, स्नेक ट्राई कर रहा है टू एस्केप, बचने की कोशिश कर रहा है. किससे? द परस्यूइंग स्टिक. अब स्टिक तो परस्यू कर नहीं रही होगी, तो परस्यूइंग स्टिक ऑब्वियसली एक ह्यूमन के लिए यूज हुआ है जो लाठी लेके उसको परस्यू कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, स्नेक को. So the basically इसका मतलब है the snake is trying to escape from a person who is pursuing it with a stick. लेकिन इस बात को poetic language में लिखा गया है इन दो लाइनों में, ठीक है? फिर with sudden curvings of thin long body. sudden curvings मतलब कभी इधर जाए, 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 कभी इधर जाए. यही तो होता है snake कि sudden curvings, कि वो इधर जाए तो इधर चले जाता है, कभी इधर जाए तो कभी इधर चले जाता है. कभी कोशिश की है स्नेक, क्या स्नेक जैसे किसी भी रेप्टाइल को पकड़ने की? तुम मैम इधर मैंने चलने की कोशिश की थी. चलने की मैम मैं कोशिश चल की, नहीं पाई. तो अगर कोई इधर इधर लाठी मारता है तो वो तुरंत उधर हो जाते हैं. वो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें अलाउ करती है ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाने की, ठीक है? दूसरा तो खैर उनका स्टाइल भी वही है, बिकॉज वो इसीलिए रेप्टाइल है, वरना एंगल नहीं बनता है चल पाने का, सीधा सीधा तो नहीं निकलेगा, हमेशा ऐसे ऐसे ही चलता है. लेकिन एनीवे
जो उसकी सडन कर्विंग्स है, थिन लॉन्ग बॉडी, पतली लंबी बॉडी की, तो अपनी जल्दी जल्दी मुड़ के वो कोशिश कर रहा है स्टिक से बचने की। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, और जो ऐसे शेप्स बना रहा है, ऐसे 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 ऐसे, वो कितने ब्यूटीफुल है और कितने ग्रेसफुल लग रहे हैं पोएट को, है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, ग्लाइड्स का मतलब ऊपर से पार करके निकल जाना, तो वो क्या करता है, वो वाटर के थ्रू ही पार करके निकल गया, वाटर के अंदर ही से निकल गया। ग्लाइड्स थ्रू द वाटर मतलब वाटर के अंदर से, पानी वाला स्नेक है, वाटर के अंदर से निकल गया। फ्रॉम द स्ट्रोक, ठीक है, और एक स्ट्रोक में, यानी ऐसे घुसा और स्ट्रोक में वो बाहर निकल गया, ऐसे ऐसे फटफट करते हुए पानी से, ठीक है। तो ये पानी में जो वो पैटर्न बना रहा है तैरने वाला, उसको स्ट्रोक बोलेंगे, ठीक है। तो वो निकल गया उसमें से। ओ लेट हिम गो, उसको जाने दो। ओवर द वाटर इनटू द रीड्स, पानी के ऊपर से जाके उसको उस तरफ जो दलदल है वहां पे जाने दो, और दलदल में जो प्लांट है वहां जाके उसको छुप जाने दो, समझ गए। रीड्स टू हाइड, यानी उसको ग्लाइड करने दो। लेट हिम ग्लाइड थ्रू द वाटर, ग्लाइड का मतलब क्या होता है, स्लाइड। और बता दो इंग्लिश सिंपल सिंपल शब्द, ठीक है। तो ग्लाइड का मतलब स्लाइड, सरकना। तो उसको पानी के ऊपर से सरक जाने दो, और आगे की तरफ जो दलदल है जिसमें पेड़ है उसमें जाके उसको छुप जाने दो, करेक्ट। ऐसा चाहता है पोएट। क्यों छुप जाने दो भाई, स्मॉल एंड ग्रीन है, छोटा सा तो सांप है, ऊपर से हरा है। ही इज हार्मलेस, वो हार्मलेस है, किसी को नुकसान नहीं कर रहा है। इवन टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी हार्मलेस है, ठीक है, इसीलिए उसको जाने दो और छुप जाने दो। अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेज्ड अवे, बेचारा सैंड के पास लेटा हुआ था। अलोंग द सैंड ही ले मतलब लेटा, सैंड के पास चुपचाप लेटा हुआ था जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया और वहां से भगाया नहीं गया, ठीक है। तो लाठी लेके जब लोग भगाने लगे तब तो भागा है वो, है ना। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स, और अब पानी के अंदर है तो रिपल्स उठ रही है ना, पानी में पत्थर डालो ऐसे रिपल्स निकलती है। और अब तो वो पानी में रिपल्स में गायब हो गया है, क्योंकि वेव भी ऐसे ऐसे चलती है और सांप भी ऐसे ऐसे चलता है। तो अगर सांप पानी के अंदर है तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज कि सांप का है, पानी का है, करेक्ट। क्योंकि पानी भी वेव फॉर्म में चलता है, तो एक बार दिखता है, एक बार पानी के अंदर नहीं दिखता। तो बोला और अब तो वो वैनिश हो गया है रिपल्स में। अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स,